उत्कर्ष जी, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब ये कहा गया था ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के पीछे कहा क्षत्रिय समाज उनसे नाराज हो जाएगा। क्या हम इन दोनों समाज के सेंस ऑफ जस्टिस को बहुत कम करके आंकते हैं क्या? क्या ये दोनों समाज सिर्फ इसलिए ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे? मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई समझ भी हो सकती है, और अगर ऐसी है तो गलत है। क्या आपको लगता है वाकई में समाज उनके साथ खड़ा होगा या खड़ा है? देखिए आशुतोष जी, हमें ना लगे, आपको ना लगे, विजय जी को ना लगे, विनोद सर को ना लगे, मगर उत्तर प्रदेश की हकीकत तो यही है, और है ये हकीकत। आप मुझे फिक्र यूपी की पॉलिटिक्स को समझने के बाद ये हो रही है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि छोटा ठाकुर नहीं होता, ठाकुर बड़ा होता है, नेता एक ही होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई बार आरोप लग जाते हैं कि वो अपने बिरादरी के लोगों को बड़ा मतलब तमाम अधिकारी पोस्टिंग, ये वो आरोप लगते हैं, राजनीतिक आरोप है, लेकिन उनके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला कोई दूसरा व्यक्ति इतना प्रभावी कैसे हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जब बड़े संगीन आरोप लगे तो सेंगर ने को भी अरेस्टिंग नहीं हुई और वो पूरी रंगबाजी करते रहे कई दिन तक। बाद में जाके अरेस्ट हुए वो, लेकिन तब तक बड़ी शीशा लेदर हो चुकी थी, बड़े आरोप लगने की गुंजाइशें बन चुकी थी और आरोप लग रहे थे। वहां भी बहुत संगीन मामला था, वहां भी रेप का मामला था, वहां भी गवाहों की हत्या का मामला था, बहुत सारे मामले। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है। और दूसरा रह गया सवाल, तो देखिए ये जो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध की जो पट्टी है वो ऐसे बिहेव करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर बात यह आ जाती है कि भाई ठीक है, बदमाश तो बहुत हैं, लेकिन हमारे क्या इतना हो रहा है। और अगर ब्रजभूषण, दूसरी बात आप समझिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर वहां पर दबदबा है और वो 3 से 4 सीटों पर है लोकसभा की, तो वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ही एक प्रखर राजनीतिक चिंतक हैं। हमने कभी उनको पार्लियामेंट में भाषण देते हुए नहीं सुना, हमने कभी उनको बहुत अच्छे पॉलिसी डिस्कशंस में नहीं सुना, डिस्कोर्स को बढ़ाते नहीं सुना। तो आखिर क्या है? तो वो उनकी वो ताकत है, जहां पर छात्र राजनीति से वो निकलते हैं, हत्या के मुलजिम बनते हैं, उसके बाद सजाती लोगों का प्रश्रय मिलता है, उनको वो बढ़ाते हैं, नई पीढ़ी आती है, फिर ये बॉस होते हैं। ढेर सारे कॉलेजेस, गोंडा जो इलाका, जो शहर है, गोंडा शहर में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि शिक्षण संस्थान जो चल रहे हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, वो कितने प्रतिशत ब्रजभूषण शरण सिंह के हैं। मैं कह रहा हूं अंदाजा नहीं, ये सैकड़ों की तादाद है, आप अंदाजा लगाइए। और उसमें नौकरियां करने वाले लोग कौन है उसको देखिए, तो एक पूरा आधार दिखाई देता है। दूसरा, ये कड़ी सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह पे नहीं पड़ती है, उस इलाके में, ये मैं कह रहा हूं, ये जो अवध का इलाका है, ये यहां से और प्रतापगढ़ तक जो पट्टी जाती है सरयू पार करते हुए, ये तालुकदार ऑफ अवध हैं। और इसके नेता कौन है? रघुराज प्रताप सिंह हैं, मैंकेश्वर शरण सिंह हैं, कुलदीप सेंगर उन्हीं उसका एक साथी थे, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। तो ये जो बनता है पूरा मामला, वो बड़ा प्रभावी करता है। और ये कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बना हुआ है, जिसमें कुछ पुराने राजा हैं और कुछ नए उभरे हुए लोग। तो ये बनाता तो है। मैं अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में था, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था एक निजी कार्यक्रम में, तो वहां पे ज्यादातर आदमी, मतलब इस बात से आश्चर्य हम आप कर सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादातर आदमी, अरे नेतवा बहुत दबा दिए, नेता कुछ ना होई, नेता को होई सब समझ ले। अब ये लोग हैं। हम कैसे सिद्धांतों की बात हम कर रहे हैं, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी क्यों आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ये सोशियोलॉजिस्ट समझे, साइकोलॉजिस्ट समझे, लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो यही बताता है कि कॉस्ट इन्फ्लुएंस है। अगर कॉस्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता तो पूर्वांचल से लेके और पश्चिम तक, हम बात करते जाट राजनीति की, हम बात करते पूर्वांचल में पंडित हरिशंकर तिवारी के उस ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, हम बीच में बात करते हैं रघुराज और ब्रजभूषण की,
तो ये कॉस्ट पॉलिटिक्स तो है, अपर कास्ट की भी है और बैकवर्ड कास्ट में भी हमने देखी। तो कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत तगड़ा सच है, इसको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बट विनोद जी, लेकिन एक चीज तो नरेंद्र मोदी जी को तारीफ करनी पड़ेगी कि जब वो 2014 में या उसके पहले भी जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तब से उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने दो नए वोटर क्रिएट करने की कोशिश की। एक तो मध्य वर्ग को, जो मिडिल क्लास था, जो पढ़ा लिखा था, एंग्लिसाइज था, उसको भी, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था उसको भी। तो जो मध्य वर्ग था उसको उन्होंने अपना अपना खासतौर पर उसको अपील करने की कोशिश की। और दूसरा, जो महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की वोट के तौर पर। जब ऐसी कोई घटना होती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक जो सामंती परिवेश में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ वो नाराज होंगे? क्या मिडिल क्लास नाराज नहीं होगा? क्या महिलाएं जो एक नए वोटर के तौर बीजेपी के सामने आई हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं हो रही होगी कि भाई इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर महिलाओं की सुरक्षा होगी क्या और कैसे होगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा विषय छोड़ा है और बिल्कुल सही बात है। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का जो वोट था उनको काफी मिलता था और लगभग उनको मिलता था ज्यादा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के अंदर एक सुरक्षा की भावना और एक उन्होंने जिससे संवाद किया और महिलाओं के भीतर एक विश्वास उनके प्रति था और उसका उनको लाभ मिला। और वो विश्वास उनको 2014 में पूरे देश में मिला महिलाओं का, और 2019 में भी मिला। वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने क्रिएट की महिलाओं की, और मिडिल क्लास की कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने 2014 से और 2019 लगातार क्रिएट की। लेकिन एक चीज इसमें आप सोचिए, मोदी जी जो है वो जो पॉलिटिक्स उनकी जो है वो कॉकटेल पॉलिटिक्स है। कॉकटेल से मेरा मतलब वो कॉकटेल नहीं पार्टियों वाली कॉकटेल। कॉकटेल से मेरा मतलब है वो तमाम चीजों का मिश्रण करते हैं अपनी राजनीति में। उनकी राजनीति में महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, ओबीसी है, वो खुद हमेशा तो ओबीसी को भी एड्रेस करते हैं। हिंदुत्व का पूरा तड़का रहता है उनकी राजनीति में। वो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं और विकास पुरुष भी हैं। वो डेवलपमेंट और गवर्नेंस मिनिमम कहते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस की बात करते हैं। तो वो सब मिला जुला के उनका पूरा जो बनता है वो उनको नरेंद्र मोदी बनाता है और वो उनको जीत दिलाता है। और उनको भी भरोसा है कि उनका ये जो पूरा कंपोजिट स्वरूप है जो उनकी पॉलिटिक्स का और उनके जनाधार का, उसमें ये घटनाएं शायद उतना असर नहीं डालती हैं। और अगर ये होता, मी टू के टाइम क्यों हुआ था? मी टू कितने साल पहले हुआ था और उस वक्त जो मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको मी टू हर्ट कर रहा था। और एमजे अकबर चूंकि उस मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बड़ा चेहरा थे, उस अर्बनाइज पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल चेहरा थे, और उन पर जब छींटे पड़े और आरोप लगे, उंगली उठी, तो वो जो मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो कहीं ना कहीं शेकन हुई। और ये बात मोदी जी ने समझ ली और इन्होंने तुरंत हटा दिया और उसको वहीं स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ ये है, उनको लगता है कि भाई इन पहलवानों के समर्थन में जो खापे खड़ी हुई हैं, आज खड़ी हैं, जाट हैं, कल को जब हम हिंदुत्व का तड़का लेके निकलेंगे तो उन्हें मुजफ्फरनगर भी याद आ जाएगा, उन्हें कैराना भी याद आ जाएगा, और उसके बाद वो सब हमारे साथ हो जाएंगे। कहीं संजीव बालियान मैनेज कर लेंगे, कहीं जयंत चौधरी से बात हो रही है, कहीं कुछ, और वो पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए ये उनको उतना इसकी परवाह नहीं है। फिर उनका और बहुत सारा एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा और विकास पुरुष, विश्व गुरु, वो सारी छवि उनकी, वो सब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भारी पड़ती है। दूसरी बात यह है जो भी उत्कर्ष कह रहे थे, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबल, जाति बल, इस सारे बल का पूरा वर्चस्व है। इसीलिए ये तमाम जो छत्रप हैं, जो सामाजिक छत्रप हैं, जो राजनीतिक छत्रप हैं, वो चाहे एक जमाने में गाजियाबाद में डीपी यादव रहे हों या ब्रजभूषण शरण सिंह आज नजर आ रहे हैं, कभी हरिशंकर तिवारी थे, राजा भैया, ये सब तमाम आप हर जिले में आपको छत्रप मिल जाएंगे। बुंदेलखंड में अलग छत्रप है और उनका बड़ा प्रभाव होता है। उनको कभी कांग्रेस ने अपने फोल्ड में लिया था, आज बीजेपी ने ले रखा है। लेकिन कुछ उदाहरण भी है हमारे सामने, और उत्कर्ष जी को अच्छी तरह याद होगा, मायावती जब मुख्यमंत्री थी और वो भी बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी, 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, 2002 में, तब राजा भैया को जिस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया था और जिस तरह उनकी सरकार, जबकि बीजेपी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, मतलब एक तरह से समर्थन में थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी मायावती की, तब उन्होंने राजा भैया को जिस तरह से प्रतापगढ़ में उनके घर में जाके पूरा गिरफ्तार करवाया और सारा जो दृश्य हुआ था किस तरह, मालूम है, उनको भेजा था जेल पोटा लगा करके, और उनके पिताजी को भी गिरफ्तारी हुई थी और वो पूरा बैती का तालाब और सब खुदवाया गया था। उसका फायदा मायावती को कब मिला था? 2007 में।
साथ में जब मिला, जब ब्राह्मण नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है नारा लगा करके, और चढ़गुंडों की छाती पर वोट लगाओ हाथी पर, ये नारे लगा के मायावती ने उन वर्गों का वोट लिया था जो त्रस्त थे इस तरह की गुंडागर्दी से, इस तरह की दादागिरी से। बीजेपी शायद वो भूल रही है कि ऐसा नहीं है, जो आज आपको चौराहे पर लोग मिल जाएंगे नेतवा की बात करते हुए, लेकिन अंदर अंदर त्रस्त लोग जो है ना वो बोलते नहीं है, लेकिन वो डर के मारे, अगर उनका डर निकाल दे इन लोगों से तो ये लोग जो है मतलब इनकी हैसियत नहीं रहती है। उमाकांत यादव को बीजेपी मायावती ने अपने घर से गिरफ्तार करवाया था, सांसद थी, उनकी पार्टी के सांसद थे, और विक्रम सिंह उसमें डीजीपी थे, विक्रम सिंह को बुला कर अरेस्ट करो, उनका वारंट निकल गया था। तो और उसका लाभ मिला उनको, राजनीतिक लाभ भी मिला। तो मुझे लगता है कि अब सवाल यह है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करके उस पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं जो त्रस्त है ऐसे लोगों से। तो ये मैसेज बीजेपी को देना है कि बीजेपी, हाँ योगी आदित्यनाथ अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है कि वो अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त है, तो उसके पीछे बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं, अब उन कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह कार्रवाइयां हुई है उत्तर प्रदेश में कुछ माफिया सरगनाओं के खिलाफ, तो उसने उनको पॉलिटिकल डिविडेंड दिया है भाई। आप देखिए ना, इस नगर निगम के शहरों के चुनाव में दोहरे जीत से लोग जीते हैं। तो अब ये पॉलिटिकल डिविडेंड जो है बीजेपी, खासकर सेंटर की बीजेपी, क्योंकि ये मामला दिल्ली पुलिस का है, इसमें जो है वो किससे लेना चाहती है। विनोद, एक छोटा सा सवाल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल ये लड़ाई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है, दोनों ने इसको नाक का इशू बना रखा है, और ये कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो अमित शाह के खास आदमी है। मतलब इसमें भी कोई सच्चाई है क्या? क्या ये अंदरूनी राजनीति का भी हिस्सा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। अब ये उत्कर्ष जी मुस्कुरा रहे हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं, ये बहुत बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जिस वर्ग से ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं उस पूरे वर्ग की वफादारी, राजनीतिक वफादारी अपने लिए जुटाई है पिछले 5 साल में या 6 साल में जब से उनकी सरकार है, वो वफादारी बीजेपी के प्रति नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ के प्रति है, उस पूरे वर्ग की। और शायद ब्रजभूषण शरण सिंह उसी वर्ग के एक बड़े नेता हैं, एक दबंग नेता हैं, उनके खिलाफ वो, और तो हो सकता है बीजेपी की भीतरी राजनीति जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं काम कर रही हो कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो जाएगी। अब मैंने कहा ना, टेनी के खिलाफ मुकदमा हुआ खीरी में, कितनी तत्परता से पुलिस ने उनके बेटे को नामजद करके और जेल भेजा, और रिपोर्ट भी जब एसटीएफ की आई तो उसमें भी सारी चीजें जो है वो हो गई। अगर कल्पना कीजिए मुकदमा उत्तर प्रदेश में होता मान लीजिए, तब क्या स्थिति होती? जरा उत्कर्ष जी उस पर प्रकाश डालें तो जरा बेहतर होगा। ठीक है उत्कर्ष जी, भाई अब आप बताएं, आप शायद सबसे बेहतर समझते हैं हम लोगों में। नहीं देखिए, ये चर्चा तो लगातार होती ही रहती है उत्तर प्रदेश में कि अमित शाह और योगी जी के बीच में कुछ है, कुछ टकराव है, वो बहुत सारे मसलों के ऊपर आ जाता है। 36 का आंकड़ा है या 56 का आंकड़ा है? हाँ, नहीं, वो 36 का ही है और उसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। और वो न सिर्फ ऐसी कार्यवाहियों में दिखता है, और बल्कि आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे बड़े पद पे नियुक्ति का मामला हो, चाहे जो डीजीपी की नियुक्ति का मामला हो, वहां तक भी जाके दिखता है। तो वो दिखता है और वो कहीं ना कहीं चर्चा में हमेशा रहेगा भी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि सवाल उत्तराधिकार का है और सवाल महत्वाकांक्षाओं का है, तो वो अपनी जगह पे है। मैं चकित इस बात पे रह जाता हूं कि नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल डिविडेंड मिल सकता है उस वर्ग का जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, मगर वहां एक्शन नहीं हो रहा है। हम ये भी मान के 1 मिनट के लिए चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के उस फैक्टर में अपना शेयर बना के रखा हुआ है, और इसलिए मान लीजिए योगी जी भी उनको बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो एक्शन होना चाहिए, मगर दोनों एक्शन नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्शन योगी जी थोड़ी लेना है। नहीं, मैं वो योगी जी ने तो एक एक्शन लिया, योगी जी ने अपने तय एक एक्शन ले लिया। 5 जून की जो इनकी रैली होने वाली थी अयोध्या में, वहां पे एक्शन ले लिया उन्होंने, उसमें कोई इफ बट नहीं है। तो वहां पे तो ये बात है। बात ये है कि जो आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े, इतने कॉकटेल पर्सनालिटी और इतने
दुनिया भर में मेडिसन स्क्वायर से लेके और हमारे गांव के चौराहे तक सब जगह एक बराबर वो हैं और उनका इतना उनकी हवा है कि सारे वोट उनके नाम पर मिलते हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, जो नरेंद्र मोदी को वोट करती है, उसके अलावा नहीं करती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से तालमेल की बात हो रही, जिस तरह से राजभर से बात हो रही है, जिस तरह से जयंत चौधरी का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से बाकी गोटियां बिछाई जा रही है, छोटे छोटे नेताओं को अलग अलग से कौन कहां से टूट के आ सकता है, तो क्या वो पर्सनालिटी इन सारी चीजों की परवाह क्यों कर रही है? उसको जरूरत क्या है? जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं या एक ऐसी फिजा बन गई है कि हमारा सोचने का तरीका हो गया है कि हम ओवर एस्टिमेट करें? क्योंकि चीजें एक बार होती हैं, जैसे महिलाओं के वो कंस्टिट्यूएंसी की बात हुई, उन्होंने कहा, उनकी कंस्टिट्यूएंसी बनी, महिलाओं ने वोट दिया, उसके बाद फिर 2-3 घटनाएं हुई और उसके बाद चुनाव के नतीजे, दूसरे चुनाव के नतीजे, लोगों ने कहा देखो तुम्हारे मुंह पे तो ताला पड़ गया हुआ, देखो वोट तो उतना मिल गया। सो ये जो पूरा नैरेटिव बनता है, उस नैरेटिव के भीतर मतलब उसका डाइसेक्शन करके अगर देखें तो फिर मुझे तो अभी फिलहाल लग रहा है कि अगर वो है था तो इसमें कोई दो राय नहीं वो औरा, लेकिन वो औरा अब रहा नहीं वैसा। जी, वो औरा उतना नहीं प्रभावी है जितना था। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, आप डॉक्टर हैं, आपने बहुत करीने से सर्जरी करके बता दिया और ये भी समझाने की कोशिश की दरअसल है क्या। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।